हेलो, भाई मैट्रिक्स में कुछ पूछना है क्या? नहीं। ठीक है, देखो फिर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? किसी भी मैट्रिक्स की न्यूमेरिक वैल्यू को डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी एक वैल्यू निकालनी है तो उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम इस मोड से शो करते हैं, इस तरीके से दो डंडे लगाए, ये हो गया डिटर्मिनेंट का सिंबल, इसके बीच में नंबर लिख देते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1। देखो, यहाँ आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बस दो चीजें सीखनी है। एक तो आपको सीखना है डिटर्मिनेंट निकालना 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का। 4x4 की आएगी नहीं आप पे। ठीक है, तो 2x2, 3x3 और 1x1। 1x1 का भी देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया तो आंसर रचना एमसीक्यू में आ सकता है। सबसे पहले देखो, आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2 एक मैट्रिक्स है, मोड 2, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू होगी इसकी? फटाफट से आंसर दो, जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी क्लास आगे बढ़ेगी। नहीं पता वो बता दो। भैया 2 ही होगा। ठीक है, अब ये तो 1x1 का एक मैट्रिक्स है जिसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकालना सीख लिया। अब 2x2 का देखते हैं। 2 5 0 -1 सपोज ये है, तो इसका कैसे निकालेंगे? डायगनली एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि 2 इंटू -1। फिर उसमें से जो बाकी दूसरा डायगनल बचा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। -2 -0 आंसर आ गया -2, दैट्स इट। अब एक का करके दिखा दो आप मुझे। फर्स्ट वाले का ही आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। भैया 18। 18 बिल्कुल ठीक है। अब हम सीखते हैं 3x3 वाले मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाए, यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। एक मैं करूंगा, एक आप बताना। 303 -1 0 -5 -2 -1 और 0, तो हमने उसके ऊपर लिख दिया प्लस माइनस और प्लस। तो क्या लिख देंगे? जब हम प्लस, सबसे पहली रो में एलिमेंट क्या है? 3, इसके ऊपर क्या लिख दिया? प्लस, तो यानी कि ये 3 बन गया। अब क्या करना है, इसको, इसके कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग और इसकी रो को छिपा लो, जो बचा दूसरा वो डिटरमिनेंट लिख दो। 0 -1 -5 0। फिर इसके बाद रो का दूसरा एलिमेंट क्या है? -1, और उसके ऊपर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो उस रो को और उस कॉलम को हाइड कर लेंगे, आ जाएगा 0 3 -1 0। फिर इसके बाद -2 लिख दिया, तो उस रो और उस कॉलम को हाइड कर लिया, ये आएगा क्या? 0 0 3 -5। ठीक है जी। अब इन डिटर्मिनेंट को सोल्व करना, तो आप जानते ही हो, ये आ जाएगा कितना? -5। ये कितना आ जाएगा? 3, और ये आ जाएगा 0। तो -15 -3 -0, तो आंसर कितना आया? -18। अब सेकंड वाला करके बताओ, बात को आगे बढ़ाएंगे।
भैया 46। 46। ठीक है, बढ़ो आगे। देखो पहली वाली एक्सरसाइज में तो मेन जो है टारगेट पे मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकालना ही है, तो इसमें और कुछ है नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी पे नजर मारो, क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि रिमेन अनचेंज एंड इट्स रो एंड कॉलम आर इंटीजर। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दो और तब उसका डिटरमिनेंट निकालो तो वही वैल्यू आती है जो पहले वाले की थी। तो पहला तो बस इतना ही है, ठीक है। यानी किसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालो और उसको ट्रांसपोज करके निकालो तो वही बात रहती है, कोई अंतर नहीं आता। पॉइंट नंबर 2, इससे आगे पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा कि अगर आप कोई दो रो आपस में इंटरचेंज कर दो या कोई दो आपस में या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो तो क्या आएगा। मान लो ये ए था, ये 5 था, अब आपने वो काम कर दिया इसमें, यानी कि कोई दो चेंज कर दी रो या दो कॉलम चेंज कर दिए, तो अब क्या आएगा, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव से ये नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा, या नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि एक आपका मैट्रिक्स है जिसकी दो रो सेम है या कोई दो कॉलम सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, ये कॉमन सेंस से ही हो जाती है, तो इसको आप सोचो भी मत। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, ये भी इजी सी है, मतलब इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। स्टार्टिंग की जो 3 प्रॉपर्टी है वही इंपॉर्टेंट है। ये आप सिचुएशन के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे ऑपरेशन लगते हैं कॉलम कॉलम वाले और रो वाले। बस इनको लास्ट वाली जो 3 प्रॉपर्टी है उनको भले ही मत पढ़ो, लेकिन उनके क्वेश्चन एग्जांपल्स को जरूर सोल्व कर लेना, एक जरूर आएगा एग्जाम में, कभी तक का पेपर उठा के देख लो, ये हमेशा आए एग्जाम में। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसकी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर एक का आपने मोड डिटरमिनेंट निकाला और उसको ट्रांसपोज करके निकाला तो वो सेम आएगा। दूसरा, कोई दो रो या दो कॉलम को चेंज कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा। तीसरा, अगर दो रो या कोई दो कॉलम सेम आ जाए तब क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। और इसी में ही एक और रिजल्ट आप याद कर सकते हो कि अगर आपकी मैट्रिक्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरा का पूरा 0 आ जाए तब भी 0 ही आएगा। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब इन्हीं के बेस पे आप 4.2 को पूरा निपटा सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हो, एग्जांपल आपने कर लिए हो, तो पूरे को खत्म कर सकते हो आप। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप बीच बीच में अपने वो वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जो पहले नहीं पूछ पाए हो, या आपके कोई स्पेशल डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। देखो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ हम क्या करने वाले, अगर आपको उनके कोऑर्डिनेट पता हो, x1 y1, ठीक है ना, x2 y2 x3 y3, अगर उनके कोऑर्डिनेट पता हो, वर्टिसेस पता हो, तो कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाले, ये 2D प्लेन की बात चल रही है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मोड रखो यहाँ पे, x1 y1 1, x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 और 1। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 आपने याद करा था। एरिया जब भी पढ़ोगे तो दो चीज हमेशा याद रखना कि हमें ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर कोलिनियर की बात आए तो एरिया को 0 कर देना है, दो बात याद रखनी है, ठीक है जी।
कई बार ऐसा होगा प्लस माइनस की दो वैल्यू आएंगी तो आपको उसमें से प्लस वाली ऑप्ट करनी है, वो चूज करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो, उसका एरिया बताओ मुझे क्या है। इसके बाद हम इनवर्स, एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। भैया 47/2। 47/2 बढ़ो आगे। जी उसके भैया बाद माइनर और कोफैक्टर। 47/2। बिल्कुल, माइनर और कोफैक्टर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने माइनर सीख लिया तो कोफैक्टर में बस एक ही चेंज है। बताओ दिशा, क्या चेंज आता है माइनर और कोफैक्टर में? सबसे मेजर चेंज क्या है माइनर और कोफैक्टर में? अंजलि आप बताओ, दिशा को नहीं पता इसका। भाई आज ही बताना है। अगर आपको नहीं भी पता तो उसको मना कर दो कि सर हमें याद नहीं आ रहा। देखो माइनर और कोफैक्टर में चेंज क्या है आपको याद नहीं है, ना तो आपका टेक्स्ट आया ना कुछ। आपको रेस्पॉन्स सही तरीके से दो वरना क्लास आगे चलेगी नहीं। भैया 2 माइनस 4। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, टेक्स्ट कर दिया करो अगर ऐसी बात हो तो। देखो पहले मैं प्लेस देखो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप इसको करो M11। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो उसको करो M12। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21, सेकंड रो सेकंड कॉलम M22। इस तरीके से हो जाएगा M11 M12 M12, इस तरीके से। अब M11 की वैल्यू क्या है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो जो बचा। M12 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो। ठीक है जी, तो ये बचा 0। फिर 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो -4। 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो। तो ये जो है ये हमारे माइनर्स हैं। अब कोफैक्टर क्या है, चेंज क्या होगा कोफैक्टर और माइनर में? आपको क्या देखना है कि ये जो 1 1 2 2 लिखा हुआ है इसमें ऐड करके, कौन से माइनर में ऐड करके इवन अगर है तो वो एज इट इज है। यानी कि जैसे 1 + 1 है तो ये भी एज इट इज, 2 + 2 4 है, ये एज इट इज आएगी। इसकी वैल्यू माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम आएंगे। बट जहां पे ओड होगा इनका सम, जैसे 1 2 और 2 1, वहां साइन अपोजिट हो जाएंगे।
भाई 0 का तो क्या ही साइन अपोजिट करके कर लेंगे, ठीक है, लेकिन 2 1 की अगर बात करें तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा माइनर कोफैक्टर। मैं एडजॉइंट का काम भी यही का यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप कैसे एडजॉइंट निकाल सकते हो? एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर वाला जो आपका सेट है उसको आप ट्रांसपोज कर दो कोफैक्टर। तो यानी क्या लिखा हुआ है ये 3 0 4 2, अगर इसको ट्रांसपोज कर दो तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 0 4 2, ये हमारा बना एडजॉइंट। एडजॉइंट तक का क्लियर हो गया? अब एक चीज थोड़ी सी नोट करके चलनी है आपको, ये नोट पॉइंट है कि कोई भी मान लो कोई रो है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका मल्टीप्लीकेशन और कोफैक्टर का मल्टीप्लीकेशन वो 0 रहता है। जैसे A11 A11 A12 ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। A11 A21 A31, तो इसका ये ऑप्शन सही है, ये इनमें रिलेशन होता है। ठीक है भैया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। देखो पहली ये थ्योरम जो लिखी हुई है इनका आपको स्टेटमेंट याद रखना है। ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए और मोड ए इंटू आई, ये बराबर होता है। उसके बाद अगर ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि किसी का अगर मोड 0 आ गया तो वो हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है, वो हो जाएगा सिंगुलर। और अगर मोड नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो वो होगा नॉन सिंगुलर। और अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी वो इन्वर्टेबल होगा, यानी कि उसका तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। क्यों? इस बात को समझो। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अगर नीचे वाला 0 आ जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 वाली स्थिति यानी कि इंफिनिटी वाली स्थिति बन जाएगी। तो इसका मतलब नीचे वाले का नॉन 0 होना जरूरी है। जैसे आपने क्लास 8 से आप पढ़ते हैं और रैशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन क्यू इक्वल्स P अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 ऑलवेज आपने चिपका हुआ देखा होगा इसके साथ में। तो Q हमेशा नॉन 0 ही होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया डेफिनेशन फिफ्थ, ये भी हमने पढ़ ली नॉन सिंगुलर वाली। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आई, इसमें कहा इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर तो ए बी और बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर। तो ये भी आपको थ्योरम याद रखना है। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू, यानी कि आपको सिर्फ ये याद रखना, कोई दो मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वल्स टू ए मॉड इनटू बी मॉड, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करने में आपको काम आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ठीक है ना, मान लो एक मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, ठीक है, तो उसका क्या आएगा? उसका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए उसका मोड जो आएगा वो कितना आएगा? उस मैट्रिक्स ए के मोड का n-1 यानी 3-1 यानी उसका स्क्वायर कर देंगे, बस ये कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, मोड एडजॉइंट इक्वल्स टू मोड ए की पावर n-1 इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, मतलब जो मैंने आपको बात बताई अभी कि नॉन सिंगुलर होना जरूरी है इन्वर्टेबल के लिए, अदरवाइज वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो 4.5 तक का काम हमारा हो गया इसी के बेस पे, जितनी प्रॉपर्टी पड़ी, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस चीज को देखो, अगर ए का मोड 0 के बराबर आता है और ए का मोड नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर आता है, तो उनकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे उस चीज को समझो आप, ठीक है जी। हेलो,
हाँ जी भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक। अब हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को डिफाइन करना। अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? सबसे पहले डिटरमिनेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हमने क्या सीखा, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आई, फिर माइनर कोफैक्टर हमने सीखे, ठीक है, उसकी थ्योरम, उसकी प्रॉपर्टीज आई, फिर हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में सीख लिया। तो अब हम सीखेंगे इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। वन, एक सॉल्यूशन होगा या उससे ज्यादा होगा। अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब इसकी पहचान कैसे करें हम? मान लो कोई आपको कंडीशन दे रखी है, तो उसको की कैसे पहचान हो, ये अभी जानेंगे 1 सेकंड के बाद। देखो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, a1x b1y c1z, आप इसको ध्यान से देखो। ये एक विशेष टाइप की इक्वेशन है। इसमें क्या है कि कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल है, a1 के साथ में x है, b1 के साथ में y है, c1 के साथ में z है, लेकिन d1 के साथ में तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, नोट कर लेना, कॉलेज लेवल पे बताई जाती है ये बात। अगर इसके साथ में, क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आना चाहिए कि अगर आपके इसके साथ में भी वेरिएबल हो तो फिर क्या बात हो, तो ये हो जाएगा, फिर नॉन को गोली मार दो आप, ये बन जाएगा होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है ये आपने सीख लिया, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है ये आपने सीख लिया। इनकंसिस्टेंसी में सॉल्यूशन नहीं निकलते, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं बता पाओगे आप, और कंसिस्टेंसी में बता पाओगे। अब इनकी पहचान कैसे करनी है वो एक एग्जांपल के थ्रू हम सीखते हैं। देखो, इससे पूरी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी और टॉपिक हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, टाइप नॉन होमोजीनियस है, लिखेंगे कैसे? कोफिशिएंट को आपने लिया और इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना दिया, वेरिएबल को आपने लिया और इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना दिया, दूसरी साइड में जो कांस्टेंट लिखे हुए उनको लिया और यहां से भी एक इस तरीके से मैट्रिक्स बना दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इनका नामकरण कर देंगे, ax इक्वल्स टू b, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b हो जाएगा, क्योंकि a दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप इक्वेट करके आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, इक्वेट करके, यानी x की क्या है, x और y तो है x वाले सेट में, a इनवर्स अभी हमें पता नहीं, और b कितना है 1 और 7। तो आपको बस दरकार किस चीज की है, किस चीज की जरूरत है, आपको a इनवर्स की जरूरत है। तो a इनवर्स निकालने का पूरा मेथड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कैसे a इनवर्स कैसे निकलेगा, एड जॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, ऐसे आप a इनवर्स को निकालोगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको मोड ए चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मोड ए चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो, जैसे ही आपने इसका मोड निकाला तो ये आया -11, -11 नॉट इक्वल्स टू 0 था, नॉट इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। नॉन सिंगुलर कब होगा, नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। नॉन सिंगुलर पे सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट पे उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है जी, बात क्लियर हुई। जब सिस्टम नॉन सिंगुलर होगा यानी उसको इन्वर्स करा जा सकता है, तो इसका मतलब वही वो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे चेक करोगे, एक बार दोबारा बताओ।
तो दिशा एक्सप्लेन करो एक बार कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। डिस्कनेक्ट हो गया। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ चीज को। आपको क्या करना है, सबसे पहले मोड ए ज्ञात करना है, यानी डिटर्मिनेंट ए। वो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो वो होगा नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर आते ही आपके दिमाग की बत्ती जल नीचे, यानी कि उसको सोल्व करा जा सकता है, वो होगा कंसिस्टेंट। बस अब ए इनवर्स निकालो, इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी 4.6 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। बस इस देखो 1 to 6 आपको क्या करना है, बस कंसिस्टेंसी को चेक करना है।